हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का सिंपल लर्निंग क्लासेस में। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1। जैसे कि पता है कि ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर हैं क्लास 10th में, और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पहले चैप्टर से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं क्योंकि ये चैनल स्पेशली बना है उन बच्चों के लिए जो 2025 में CBSE क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे क्लास 10 का। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है कि रिसोर्स क्या होता है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, तो पानी क्या है? रिसोर्स, क्योंकि पानी ने आपकी जो ज़रूरत थी ना उसको पूरा किया है। तो वाटर क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। जैसे कि आप जिस फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से आप देख रहे हो ये वीडियो, या जो जिस मोबाइल फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रही है। तो रिसोर्स, आई थिंक आप लोगों को बहुत ही सिंपली वे में समझ में आ गया होगा रिसोर्स होता क्या है। कि एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इतना लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं कि प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, रिसोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब जो रिसोर्स है उसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। जैसे कि आज से 500 साल पहले या 250-300 साल पहले जाते हो तो ह्यूमन्स को पता नहीं था कि पेट्रोल एंड डीजल भी कोई चीज़ है जिसका यूज़ करके हम अपने गाड़ी, अपने बाइक, अपने कार को चला सकते हैं। तो उस वक़्त तक पता नहीं था, बट टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें पता चला कि ये जो एक रिसोर्स है, इसका यूज़ किया जा सकता है। तो वही कहना चाह रहा है ये टर्म कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। उसके बाद है इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब ये है ना कि रिसोर्स जो है ना उससे आपका कुछ इकोनॉमिक फ़ायदा होना चाहिए। कोई भी रिसोर्स है उससे हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है। रिसोर्स से कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, चाहे मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, बल्ब है, फ़ैन है, तो सारे रिसोर्स से हमारा प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट है। एंड लास्ट टर्म में जो कंडीशन है ना वो है इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब जो रिसोर्स है उसका यूज इस वे में करें ना कि जिस उसके वजह से आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो। लाइक बहुत से एरियाज़ में क्या होता है कि जो उस एरियाज़ के रहने वाले लोग फॉरेस्ट को वर्शिप करते हैं, उनके लिए वो फॉरेस्ट बहुत ही होली होता है। बट आप जाके अगर उस फॉरेस्ट को काट रहे हो अपनी ज़रूरतों को, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिसोर्स जो हो ना वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तब वो रिसोर्स है। बाकी मैंने रिसोर्सेज के एग्जांपल बता ही दिए हैं और यहाँ लिखा भी है मैंने। फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, मिनरल्स। आप खुद भी एक रिसोर्स हो। ह्यूमंस इटसेल्फ इज अ रिसोर्स बिकॉज वी ह्यूमंस ही वो हैं, जो हम ह्यूमन ही हैं वो जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं। मेन रिसोर्स तो हम ह्यूमंस ही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स को फिर क्लासीफाई भी किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, देन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इसकी क्लासिफिकेशन। तो आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं रिसोर्स की जो क्लासिफिकेशन है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन से। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है। जो भी लिविंग थिंग्स अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना वो सारे बायोटिक रिसोर्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस, एनिमल्स, फिशेज, एटसेट्रा।
तो बायोटिक रिसोर्स आप लोग समझ गए हो क्या होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स अवेलेबल इन आवर बायोस्फेयर, इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में आप ह्यूमन्स, हमारे हम भी एक बायोटिक रिसोर्स हैं, एनिमल्स, फिश। ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं अगर एबायोटिक की, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर एबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप, नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक, वाटर, सॉइल, मोबाइल फोन, इट्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, और ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, ऑल द लिविंग थिंग्स को आप बायोटिक रिसोर्स कह सकते हो, और ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स को आप एबायोटिक रिसोर्स कह सकते हो। तो और अब बात करते हैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल नाम से पता चल रहा है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल processes are called as renewable resource. On the other hand, non-renewable resources cannot be reproduced or renewed by physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस। और अगर नॉन रिन्यूएबल में एक चीज है ना, ये अगर रिप्रोड्यूस होता भी है ना, रिन्यू होता भी है, तो इसको दोबारा बनने में, एक बार अगर खत्म हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो उसको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, पेट्रोल, डीजल जो भी है, अगर एक बार वो खत्म हो गया तो इसको दोबारा से जनरेट होने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एक एग्जांपल है रिन्यूएबल का, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, एटसेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल क्या है, फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा एग्जांपल है, मिनरल्स, एटसेट्रा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो जब आपसे पूछा जाए कि क्लासिफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो आपको क्या कहना है, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्स, नंबर 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. On the other hand, non-renewable resources are those resources which cannot be renewed or reproduced, or if it is finished then it took about thousand of years to renew these resources. तो ये था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके बाद रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया इनटू इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड नंबर 4 इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ये है रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल एक लैंड, जमीन, उसके मालिक को एक आप होते हैं, आपका जो मोबाइल फोन है उसका ओनर आप हैं, तो ये होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसका मालिक कोई एक इंडिविजुअल होता है, उसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल दे सकते हो इसको, लैंड, होम, ऑफिस भी कर सकते हो,
मोबाइल फ़ोन, बाइक, कार सब आ जाएगा इसमें इंडिविजुअल में। बाइक, कार, साइकिल एटसेट्रा। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। Community owned resources are those resources which is accessible to all the communities. For example, hospitals, schools, temples, mosques, public parks, ये सारे क्या है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, क्योंकि ये जो है ना सारे लोगों के लिए खुला होता है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स है, पार्क्स हैं, ये है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेशनल रिसोर्सेज की। तो नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच इज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री। फॉर एग्जांपल ये इंडिया का पूरा पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है। तो इस पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर इधर जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वाटर रिसोर्स है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, लेबर्स जो भी हैं जितने हैं ना, सारे को मिलाकर कहेंगे हम लोग नेशनल रिसोर्स। और इसका जो राइट होता है, इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है उस नेशन का गवर्नमेंट, ठीक है। जिसके जो ऑनर होता है वो गवर्नमेंट होता है। तो ये हो गया नेशनल रिसोर्स। अब बात करते हैं दोस्तों लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? देयर आर सम रिसोर्सेज विच इज ओन्ड और विच इज कंट्रोल्ड बाय सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन है, WHO है, तो इनके हाथ में ही भी कुछ रिसोर्सेज का कंट्रोल है। किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री से 200 माइल्स के पार के जितने भी रिसोर्स हैं उस पर फिर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी कंट्री जाकर उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट यूज नहीं कर सकता है। उसका यूज करने के लिए उसको लेना होगा परमिशन किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, और इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो ये जो 200 माइल के अंदर के रिसोर्सेज को तो इंडिया यूज कर सकता है, बट अगर इधर के रिसोर्सेज को अगर इंडिया ने चाहा यूज करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आ गया और इसका जो कंट्रोल है ना वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को कहे कि हाँ यूज कर सकते हो, तभी इंडिया के पास ये राइट है कि इसके बाहर जाकर भी उस रिसोर्स को यूज करे। और इस जोन को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो आई थिंक आप लोगों को ये चारों समझ में आ गया होगा, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। अब बात करते हैं रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया इनटू पोटेंशियल रिसोर्स, इनटू डेवलप्ड रिसोर्स, इनटू स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? Potential resource are those resources which has potential to fulfill our needs, but because of lack of technology, we can't use those resources. जैसा कि आप राजस्थान और गुजरात में जाओगे तो वहाँ पोटेंशियल है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को डेवलप करने की, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम वो रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो राजस्थान और गुजरात में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की भरमार है, बट क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ मनी, हम उस रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जिसके पास पोटेंशियल तो है कि आपको नीड्स को वो पूरा कर सके, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच इज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन्स एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, हाईवेज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे डेवलप्ड रिसोर्स है जिनको इन सारे रिसोर्स को हम ह्यूमंस ने अपने एफर्ट, अपना दिमाग लगाकर खुद से डेवलप्ड किया है, जिसको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिसको ह्यूमंस ने अपने एफर्ट से डेवलप किया है। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक रिसोर्स की। तो स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स है ना जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ह्यूमंस के पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल H2O, वाटर, वाटर बना है H2O से, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी एक
अच्छा रिसोर्स है और ऑक्सीजन भी। बट ये दोनों कंपाउंड को वाटर से निकालने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को सेपरेटली निकाल लें वाटर से और ऑक्सीजन को सेपरेटली निकाल लें वाटर से। तो ये स्टॉक रिसोर्स में आ जाता है। मतलब ह्यूमंस को पता तो है कि ये रिसोर्स है, इसके अंदर एक खजाना है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस खजाना को बाहर निकाल सके, तो उसको कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। रिजर्व्ड रिसोर्स, रिजर्व्ड रिसोर्स वो रिसोर्स है ना, कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिसको ह्यूमंस ने जिसको बचा कर रखा है फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में इसका यूज करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग रिजर्व्ड रिसोर्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी हमें कि रिसोर्स को डेवलप किया जाए या उसको कंजर्व किया जाए? क्योंकि रिसोर्स को ह्यूमंस ने मान लिया था ना कि फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर। हम इंसानों ने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि क्योंकि रिसोर्स तो फ्रीली मिलता है भाई, तो जैसे मन करे वैसे यूज करें, जैसे मन करे वहाँ वेस्ट करें। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए, और ये प्रॉब्लम्स किसी और को नहीं, सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट करेगा इन फ्यूचर, और इन प्रेजेंट भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। लाइक एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, पानी की कमी, वेदर चेंजेस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ये सारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम ह्यूमंस ने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, अपने अकॉर्डिंग यूज करना शुरू कर दिया था। और जब भी आप नेचर से खिलवाड़ करोगे तो जाहिर सी बात है नेचर आपको बख्शेगी नहीं, और वही हो रहा है। तो जब ह्यूमंस को ये अंदाज़ा हुआ कि हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है, डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, तो अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमंस ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये प्लान रखा गया कि अब रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें कुछ एफर्ट लगाने होंगे, हमें कुछ करना होगा। तो पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से प्रॉब्लम अराइज़ हुए ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन या ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ फ्यू इंडिविजुअल को खुश करने के लिए रिसोर्स को डिप्लीशन शुरू होने लगा। लाइक आप किसी गांव में हो, उस गांव में एक ज़मीन है जो कि बहुत कीमती है, और उस गांव में कुल 15 घर हैं, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उस 2 ही घर के लोगों को मालिक बन बैठे हैं और उस ज़मीन की खुदाई करना शुरू कर दिए, और जैसा मन कर रहा वैसा यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से पूरे गाँव वालों को इफ़ेक्ट हुआ। तो ये जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ ना फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, पहला प्रॉब्लम तो ये था। सेकंड प्रॉब्लम, accumulation of resource in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves, have nots और rich और poor। रिसोर्स कुछ लोगों के हाथ में दे दिया गया, अब वो लोग तो अमीर बनते चले गए, और दूसरा सेक्शन जो था वो उनको कुछ नहीं मिला, वो गरीब होते चले गए। लाइक बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनको दे दिया जाता है कि उनके हाथ में रहता है कंट्रोल पूरा, जो रिसोर्स को वो जैसे मन करे वैसे यूज़ करते हैं, और वैसे ही वो यूज़ करते हैं, और उनकी जो इनकम होती है वो बढ़ती जाती है। ऑन दी अदर हैंड सेम फील्ड में जो लेबर काम करते हैं, वहाँ रिसोर्स को निकालने के लिए, उनको खुदाई के लिए, उन लेबर के हालात देखिएगा, और जो उस रिसोर्स के मालिक होते हैं उनके हालात देखिएगा, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो ये जो कुछ लोगों के हाथ में जो दे दिया गया ना रिसोर्सेज का कंट्रोल, इससे सोसाइटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, रिच और पुअर में। और तीसरा प्रॉब्लम जो है ना वो हुआ क्या कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जब रिसोर्स का एक्सप्लॉइट शुरू होने लगा, इससे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो चुके हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, सडन राइज इन टेम्परेचर, सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जाहिर सी बात, आप पेड़ काटोगे, फॉरेस्ट काटोगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस, और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए ही कुछ मेजर्स लिए गए, कंजर्वेटिव मेजर्स, जो कि हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स तो डिस्कस कर लिया है। अब आगे एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस वर्ड के पीछे की पूरी कहानी और इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री।
तो एक्चुअली ये टर्म जो था ना, ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट इन द ईयर 1987। अब आप लोग पूछे ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट क्या है? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एक मीटिंग हुई थी 1987 में। कहाँ, किस कंट्री में? नॉर्वे में, ठीक है। तो नॉर्वे में जो जो मीटिंग था ना, उस मीटिंग का मेन मोटो यही था, टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। जो भी डैमेज हो रहा था ना पूरा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब को मद्देनजर में रखते हुए एक मीटिंग बुलाई गई थी नॉर्वे में। और उस वक्त जो नॉर्वे के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था मिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड। और इसीलिए जो ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट इन द ईयर 1987, उसको ब्रुंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस मीटिंग को जो चेयर कर रहे थे ना, वो थे नॉर्वे के प्रेसिडेंट हार्लेम ब्रुंडलैंड। और उस मीटिंग में क्या हुआ था कि एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, 300 पेज का एक बुक पूरा रिलीज किया गया था उस मीटिंग में। और उसी बुक में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को यूज किया गया था। जो 300 पेज का बुक रिलीज किया गया, तो उस बुक का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। और इस आवर कॉमन फ्यूचर बुक में ही सबसे पहली बार द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज यूज्ड। तो आप लोग समझ गए ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा इतिहास कहाँ से ही आया। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन बुक इस लैंग्वेज में। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। मतलब क्या है? डेवलपमेंट इस तरीके से होना कि जिससे किसी फ्यूचर को जनरेशन को कुछ नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने पिताजी को देख लें। अब पिताजी क्या करते हैं? जो पैसा वो कमा रहे हैं, तो पूरा पैसा वो खर्च नहीं करते हैं। मान लिया उनकी सैलरी 50,000 है, तो वो 25,000 खर्च करते हैं, और 25,000 अपने बेटों के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इफ इन केस कुछ होता है तो हमारे पास सेविंग में पैसा रहे। तो इस तरीके से जो कहा गया कि इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए कि जो हम लोग रिसोर्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, कोल, वाटर, जितने भी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में यूज करें, ताकि जो अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी आने वाली है, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं एक बहुत ही बड़ी समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुई थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अब बात करते हैं 1992 की। 1992 जून 1992 में रियो डे जेनेरियो, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, वहाँ एक अर्थ समिट हुआ था, जिसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्योंकि इसको जो प्रमोट करा था, वो मेन बॉडी कौन थी? यूनाइटेड नेशन। तो जो रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 हुआ था, उसका ऑफिशियली नेम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एंड मोर देन 100 heads states gathered in June 1992 in Rio de Janeiro, capital of Brazil, to discuss environmental issues and sustainable development. तो जो ये अर्थ समिट हुआ था ना रियो डे जेनेरियो में, वो हुआ था टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक जो ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सडन राइज इन टेम्परेचर, पॉल्यूशन, ये सारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो गए थे अचानक से, तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मीटिंग हुआ था रियो डे जेनेरियो में 1992 में। और इसका जो मेन आउटकम्स था ना इस समिट का, वो था adoption of Rio Declaration. That is, the main outcome was Agenda 21 and the establishment of United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC. तो ये मेन आउटकम्स निकल कर आए थे ये रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 का, डेट इज एजेंडा 21। अब हम लोग देखते हैं एजेंडा 21 क्या था। Agenda 21 adopted during Rio de Janeiro Earth Summit in 1992 to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. तो एजेंडा 21 जो था ना, उसमें ये था कि जो भी जितने देश इनमें पार्टिसिपेट किए थे, उनको हम सपोर्ट करेंगे टू फाइट विथ पॉवर्टी, टू फाइट विथ डिजीज,
टू फाइट विथ एनी प्रॉब्लम्स लाइक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अगर किसी कंट्री में है, कोई गरीबी में है, कोई देश, तो उसको हम फंड करेंगे। कौन? यूएन, यूएन की बॉडी जो है उसको फंड करेगी, उनको अपलिफ्ट करेगी। बट जो ज़रूरत हो वो म्यूचुअल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फंडिंग माँग रहे हो किसी और चीज़ के लिए और कर कुछ रहे हो, उसमें आपकी मदद नहीं की जाएगी। टू फाइट विथ डिजीज़, पॉवर्टी एंड ऑल म्यूचुअल नीड्स। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का वो था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से मतलब अपना एजेंडा तैयार करके हमें दे सकती है, हम उनमें भी उनकी मदद करेंगे। एंड टू क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही बात हो रही थी इसमें भी। तो ये था एजेंडा 21 का मेन आउटकम्स। और रियो डी जेनेरो समिट, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो अब अगला टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिसोर्स प्लानिंग के मतलब कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसे की जाए, रिसोर्स को बचाया कैसे जाए, उसको कंजर्व कैसे किया जाए, इसकी प्लानिंग को ही हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होते हैं इनको कंजर्व करने के लिए। सो प्लानिंग ऑफ रिसोर्स या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, या वी कैन से दैट जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, कि सही वे में रिसोर्स का यूज हो। ठीक है, बट हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि मतलब रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्स। तो इसके पीछे की रीज़न आपको बताता हूँ मैं। आप एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए इंडिया की है, ठीक है, ये इंडिया है। आप अगर इंडिया के डिफरेंट रीजन्स को आप एनालाइज करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ क्या है, रिच इन मिनरल्स एंड कोल्स। ऑन द अदर हैंड राजस्थान, रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक ऑफ वाटर, वाटर की कमी है। आप आते हो अगर अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, वाटर बहुत है, रिच इन वाटर बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब हर रीजन में कुछ रिचनेस है तो कुछ खामियां भी है, किसी चीज में वो अमीर है तो किसी चीज में वो गरीब भी है। तो ये जो इम्बैलेंस था ना, इस इम्बैलेंस को बराबर करने के लिए ही रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़े, सो दैट कि पूरे ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो सके और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जो कंट्रीज हैं उनको ये सारी फैसिलिटी मिल सके। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़ रिच है मिनरल एंड कोल में, तो ऐसा तो है नहीं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ ही कोल का यूज कर रहे हैं। पूरे इंडिया में कोल की सप्लाई होती है और पूरे इंडिया इसको एंजॉय कर रहा है, इस रिसोर्स को। तो इसको ही कहते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग। सो इट मीन्स इंडिया इज रिच इन रिसोर्स बट आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि दिखा हम लोगों ने। सो इट इज नेसेसरी टू बी बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग सो दैट एवरी रीजन एंजॉय एंड यूज द फैसिलिटी एंड होल कंट्री डेवलप्ड। तो ये बहुत ही जरूरत बन चुकी थी कि जो रिसोर्स की प्लानिंग की जाए ताकि पूरा कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो सके और एवरी इंडिविजुअल और एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया यूज और गेट अ फैसिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग हुए। तो ये तो हो गया रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाना चाहिए और कैसे रिसोर्स प्लानिंग करके हम पूरे कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट अब देखते हैं कि ये रिसोर्स प्लानिंग की कैसे जाती है, हाउ रिसोर्स प्लानिंग हैपेंस इन इंडिया। तो इसका जो पहला स्टेप है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है ना, पहले होता है सर्वे। फॉर एग्जांपल झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में हमें पता चला कि रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, कोल्स में। तो ये पता कैसे चला होगा, पहले यहाँ सर्वे किया गया होगा इस रीजन में। सर्वे के बाद वहाँ का मैपिंग होता है, मैपिंग करके बताया था हाँ इस स्पॉट पे मिनरल्स है, इस स्पॉट पे रिसोर्स है। उसके बाद चेक किया था उसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी को, जो रिसोर्स के बारे में पता चला ना उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का चेकअप किया था, चेकिंग। एंड फाइनल स्टेप होता है मेजरमेंट, उसको नापा था कि कितने अमाउंट में है वो। ये है पहला स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सेकंड स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का इवॉल्विंग ए प्लान स्ट्रक्चर। जैसे कि हमें पता चल गया कि यहाँ रिसोर्स है, तो अब उस रिसोर्स को हम यूज कैसे करें, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, तो उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था, पूरा एक प्लान किया था। सबसे पहले उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लाया जाता है, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए सो दैट उस रिसोर्स को हम बाहर निकाल सके और यूज कर सकें। तो उसका टेक्नोलॉजी को पता लगाते हैं।
उसके बाद स्किल्ड वर्कर्स कि कैसे कैसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कैसे कैसे स्किल्ड वर्कर्स की लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड लास्ट इज इंस्टीट्यूशन, उस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कोई एक बॉडी होनी चाहिए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नंबर थर्ड स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, मैचिंग द रिसोर्स प्लान विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। तो जो रिसोर्स प्लान बना है ना उसको ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से में मैच किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है जो रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो उसमें देखना होगा कि पूरे देश का डेवलपमेंट उससे हो रहा है नहीं, पूरे देश को उसमें फायदा है या नुकसान है, तो ये भी देखा जाता है उसमें कि जो रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं ना उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए नेशन का। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट रिसोर्स प्लानिंग का एंड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है और क्यों ज़रूरी है वो सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं जो इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए और इस रिसोर्स को चलाने वाले चीज़ टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी वी विल नॉट use these resources. So technology play a very important role to develop resources. Okay, because for extracting any resource like आप जाएँगे किसी कोल के माइन में, वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही उस कोल को या उस डीज़ल को, पेट्रोलियम को, जो भी जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, रिसोर्सेज़ उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एक चीज़ और है आपके एनसीईआरटी में कि हम लोगों ने देखा कि बिफोर 1947 इंडिया पर रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है? और इंडिया को पहले सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। सोने की चिड़िया क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेस अबंडेंट, बहुत सारे अमाउंट में रिसोर्स थे और यही रीज़न था कि बहुत से लोगों ने इंडिया पे इन्वेड किया और इंडिया पे कब्जा किया, चाहे वो मुगल्स हों, फिर चाहे वो ब्रिटिशर्स हों। उन सारों का मकसद एक ही था, इंडिया के जो रिसोर्स हैं उनको लूटा जाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो रूल कर रहे थे तो वो क्या करते थे ना, इंडिया से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे और उन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते थे यूके, ब्रिटेन, और फिर उन रिसोर्सेज का यूज़ करके वो अपने देश का डेवलपमेंट करते थे। इंडिया के रिसोर्स का यूज़ करके वो ले जाते थे अपने देश में और वहाँ यूज़ करते थे। तो इससे क्या हुआ ना, वो लोग बहुत ही अनइवन वे में रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जिससे रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा इंडिया में। और इस यही वजह रही कि इंडिया में आज रिसोर्सेज की काफ़ी कमी हो गई है और इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि रिसोर्स को कंज़र्व किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने यही देखते हुए रिसोर्स को कंज़र्व कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्स की कमी हो चुकी है। रिसोर्स ही वो चीज़ है किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन को जो डेवलप करती है। रिसोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट, ठीक है? और इसी को देखते हुए गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इसका मतलब ये कि गांधी जी ने कहना चाहा कि हमारी ज़रूरत के लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो इस नेचर ने हमें दे दिया है काफ़ी अमाउंट में। बट अगर जो ग्रीडी इंसान, जो लालची इंसान है ना, वो उसको आप कितना भी दे दो उसको कम ही लगेगा, उसकी ख्वाहिश कभी कम नहीं होगी। उसको आज जिसको जो लालची इंसान क्या होता है, जिसको मतलब 10,000 दोगे तो उसको और ख्वाहिश होगी 20,000 मिले, 20,000 होगा तो उसको ख्वाहिश होगी 50,000 मिले। जिसके पास कार है उसको उसकी ख्वाहिश है कि उसके पास और बड़ी कार आए। तो ये जो ग्रीडी इंसान है उसका कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो वही कहना चाहेंगे, मतलब रिसोर्स इतना है कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है, बट जो ग्रीडी इंसान है उसका क्या किया जा सकता है, यही कहना चाहता गांधी जी ने। अब अगला टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेस। तो लैंड भी एक रिसोर्स है, हम सबको पता है लैंड रिसोर्स क्यों है, क्योंकि ये ज़मीन ही है जो सारे कुछ दे रही है हमें। इन द एंड ये तो लैंड ही है ना जो सब कुछ दे रहा है। लैंड पे हम अपना घर बनाते हैं, लैंड पे हम फार्मिंग कर रहे हैं। ये जो लैंड है यही एनिमल्स को शेल्टर दे रहा है, यही फॉरेस्ट है, यही वाइल्ड लाइफ है, यही वाटर है, सारा कुछ तो ज़मीन पे ही है। तो ज़मीन ही एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। लैंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लैंड मास। ये इंडिया है तो 43% जो है ना इंडिया का लैंड मास वो प्लेन है, 30% ऑफ इंडिया माउंटेनस एंड 27% जो है ना इंडिया का लैंड मास वो प्लेट्यूज हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास ऑफ इंडिया। अब देखते हैं हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन, आखिर ये जो लैंड का जो पूरा एरिया है वो यूटिलाइज कैसे हुआ है, कैसे कैसे वो कवर है। पहला तो है फॉरेस्ट।
इस धरती, इस ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट, जंगलों से घिरा हुआ है। सेकंड टाइप का लैंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वैसे लैंड जिसपे खेती नहीं की जा सकती है, विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बंजर जमीन है, उस पर खेती नहीं हो सकती है। और ऐसे ज़मीन जो शहरी इलाके हैं या फिर जो जहाँ घर बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, कॉलेज बने हैं, रोड्स बने हैं, उन ज़मीनों पर भी खेती नहीं हो सकता है। तो ये हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। थर्ड टाइप ऑफ लैंड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें आपका तीन आता है, ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड वो जहाँ गाय भैंस या जानवरें जहाँ अपना चरती हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। उसमें फिर आता है आपका लैंड मिसेलेनियस ट्रीज। बहुत सारे जमीन आप देखते हो जहाँ सिर्फ पेड़ हैं, वहाँ ना खेती हो रही है, वो बस ऐसे ही पड़ा है। वहाँ पेड़, इतने पेड़ हैं, इतने पौधे हैं कि वहाँ खेती नहीं किया सकती, ना वहाँ घर बना सकता, उसका यूज नहीं किया जा सकता है। फिर है आपका कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड। हाँ, कुछ लैंड ऐसे है ना जिसपे मतलब छोड़ दिया गया, उस पर हो सकता है खेती, बट उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, 5 साल से अब वो वेस्ट हो चुका है वो लैंड। फोर्थ टाइप का लैंड है फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स को भी डिवाइड किया गया टू पार्ट में, एक करेंट फाइलो लैंड्स एंड सेकंड अदर देन करेंट फाइलो लैंड्स। करेंट फाइलो लैंड्स उसको कहते हैं ना जिसमें पिछले 1 साल से खेती नहीं की गई है, 1 साल से उस लैंड पे खेती बाड़ी नहीं हुई है, उसको कहते हैं करेंट फाइलो लैंड्स। अदर देन करेंट फाइलो लैंड्स होता है जिसपे कम से कम 1 से 5 साल तक के बीच में कोई कल्टीवेशन, कोई भी खेती बाड़ी फार्मिंग नहीं हुई है, उसको कहते हैं अदर देन फैलो लैंड्स। फिफ्थ टाइप ऑफ लैंड है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया लैंड का वो हिस्सा है जिसपे एटलीस्ट वंस इन ईयर, 1 साल में कम से कम एक बार खेती बाड़ी की जाती है, उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। एंड लास्ट टाइप ऑफ लैंड है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो है ना जिसमें कम से कम 1 साल में एक बार या फिर मोर देन वन टाइम कल्टीवेशन हुआ है पिछले 5 साल में, उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये था लैंड यूटिलाइजेशन, हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके बुक में है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो उसको देखेंगे हम लोग अब। तो लैंड यूटिलाइजेशन तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब जो इंडिया का जो लैंड मास है ना वो कैसे कैसे यूज है। तो पहली बात तो देख लेते हैं कि जो इंडिया का टोटल लैंड मास वो कितना है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है पूरे इंडिया का। उसमें से सिर्फ हमारे पास 93% लैंड एरिया का ही डाटा अवेलेबल है। 7% जो एरिया उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये जो 7% वो डिस्प्यूटेड एरिया है। आपको मैं दिखाता हूँ इधर, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इधर का कुछ असम के इलाके में कुछ पार्ट, और इधर कश्मीर का कुछ पार्ट, और इधर लद्दाख का कुछ पार्ट, इसको चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है। इधर भी चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है, इधर पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो ये जो 7% एरिया है ना इंडिया का, इसका डाटा हमारे पास है नहीं। बाकी जो 93% एरिया ये कैसे यूज हुआ है उसका डाटा अवेलेबल है, तो आपको दिखाते हैं। ये है 1960-61 का चार्ट। तो 1960s में क्या था कि जो 18.11% एरिया था इंडिया का वो फॉरेस्ट था, और 18.11% ही जो बैरन बंजर जमीन थी जिसपे ना तो खेती होती ना उस पर कोई जानवर चरते थे। और 4.95% एरिया जो था इंडिया का वो था एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जिसपे खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हो रही थी। और 4.71% था परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसपे वही अपने जानवर को चराते थे। और 1.50% एरिया था अंडर मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रासेस, जो मतलब होता है ना बहुत से नहीं देख जहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, जहाँ वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, खेती बाड़ी हो रही है ना घर बने क्योंकि पेड़ की वजह से। 1.5% एरिया इसमें था। एंड 6.23% था कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड। और 3.50% एरिया था इंडिया का 1960 में फैलो अदर देन करेंट फैलो लैंड, और 3.73% था करेंट फैलो। बाकी 46.26% एरिया इंडिया का था नेट सोन एरिया। और नेट सोन एरिया क्या होता है वो पहले बता चुका हूँ मैं पहले। ये था 1960 का। वहीं 2014-15 में ये डाटा चेंज हो जाता है। 1960 में फॉरेस्ट था 18.11%, बट 2014-15 में ये हो गया है 23.3%। 1960 में बैरन लैंड था 18.11, 2014-15 में ये हो गया 5.5%। 1960 में 4.95
8% एरिया था अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, वहीं 2014-15 में 8.7% है। यहाँ 3.3% देखिए ये परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है 2014-15 में, और 1960 में ये था 4.71। 1% एरिया है अंडर मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रासेस 2014-15 में, और यही डाटा था 1960 में 1.50%। 4.0% एरिया जो है इंडिया का 2014-15 में वो है कल्चरल वेस्ट लैंड, वहीं ये 1960 में था 6.23%। 3.6% जो इंडिया का एरिया है वो है आपका फैलो अदर देन करेंट फैलो लैंड, ठीक है, और ये 1960 में 3.50 था। वहीं 4.91% एरिया 2014-15 में है आपका करेंट फैलो का, और यही 1960 में था आपका 3.73%। और दोस्तों अब नेट सोन एरिया की बात करते हैं 2014-15 में, वो है 45.5%, और ये था 1960 एंड 61 में 46.26%। तो ये था पूरा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया का डाटा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। तो लैंड यूज पैटर्न तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर क्या होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा हो, डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है खराबी, और लैंड तो जमीन में कुछ खराबियां आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, वो सब देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई जमीन है, अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट किया, कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटीज हुए लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड की जो क्वालिटी खराब होने लगती है, इसी को कहते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। देखिए कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट कॉज है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, भरमार तरीके से जो कटाई होती है, पेड़ों काटे जा रहे हैं ह्यूमंस अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, ना कुछ सोच रहे ना कुछ समझ रहे हैं। और मोस्टली जो डिफॉरेस्टेशन है केस देखा जाता है इंडिया में, वो देखा जाता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है ना, कि जो जानवर लाइक ये खेत है, ठीक है, ये कोई जमीन है, अब यहाँ ये जो ग्रासेस हैं इसमें जानवर आते हैं चरने के लिए, ठीक है, लेकिन जानवर क्या करते हैं, जो ग्रेजिंग कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, जो इनके कैपेसिटी ज्यादा कर देते हैं ग्रेजिंग, इस वजह से जो लैंड होता है ना ये खराब हो जाता है। तो सेकंड फैक्टर हुआ ओवर ग्रेजिंग। थर्ड फैक्टर इज ओवर इरिगेशन, और ओवर इरिगेशन मोस्टली देखा जाता है पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में। ओवर इरिगेशन क्या होता है, ये खेत है, अब खेत में फसल उगाने के लिए जो फार्मर्स क्या कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल ट्यूबवेल का यूज करते हैं, उसके यूज की जगह वजह से क्या होता है कि जो इरिगेशन वो उसके अमाउंट से जो कैपेसिटी से ज्यादा कर देते हैं, ओवर इरिगेट कर देते हैं। ओवर इरिगेशन की वजह से भी जो हमारी लैंड होती है वो खराब हो जाती है। इसके बाद अनदर फैक्टर है हमारा लैंड डिग्रेडेशन का, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। जो सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज, उसमें क्या होता है, सीमेंट बनता है कैसे, पहाड़ों की कटाई करते हैं, तो जब पहाड़ों और पत्थरों की जब कटाई होती है तो उस कटाई में पत्थरों से कुछ डस्ट निकलते हैं, ठीक है, वो डस्ट जो होता है वो जाकर जो आसपास के जमीन होते है उस पर जमा होने लगता है, और उस डस्ट के जमने की वजह से वो जमीन खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो फोर्थ फैक्टर था ये। एंड लास्ट फैक्टर है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले हर तरह के प्रोडक्ट्स वेस्ट, वो भी हमारी जमीन को खराब कर रही हैं। अब देखते हैं कि इस लैंड डिग्रेडेशन को फिर अब बचाया कैसे जाए, जमीन जो खराब हो रही है उसको प्रिवेंशन के लिए कुछ मेजर्स हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट मेजर है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाएं। एफॉरेस्टेशन इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, जहाँ पर ग्रेजिंग हो रहा हो उसको मैनेज किया जाए। थर्ड फैक्टर है प्रॉपर इरिगेशन, ये जो ओवर इरिगेशन हो रहा था उसको जो इरिगेशन को ख्याल में रखते हुए इरिगेट करें खेतों की।
देन है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, जो माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्स, उसको कंट्रोल में भी किया जाए। और अनदर फैक्टर है टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन इज ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय डिस्चार्ज। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहे हैं ना, उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको क्या कर लें, ट्रीट करें। लाइक बहुत सारे जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करें और इस वेस्ट को पहले हम लोग क्या कर लें, बिफोर डिस्चार्जिंग ट्रीट कर ले। तो ये था हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। सबसे बड़ी रिसोर्स हमारे पास सॉइल ही है। तो चलिए अब देखते हैं सॉइल को, पढ़ते हैं अच्छे से। अब हमारा आखिरी टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। जैसे कि आप लोग देख रहा होगा यहाँ सॉइल, तो सॉइल भी रिसोर्स है, पर रिसोर्स कैसे है, क्यों है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब पहली बात जान लेते हैं सॉइल क्या होता है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये क्या, सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल में क्या, रिन्यूएबल रिसोर्स है। सॉइल का रिन्यू होता रहता है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। सॉइल क्या है, इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब 1 सेंटीमीटर आप सोचो कितना कम होता है डेप्थ। ये समझ लो कोई जमीन है, तो अगर इसको यहाँ से यहाँ आना है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, तो इतनी यहाँ से यहाँ तक बनने में इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक सॉइल को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। अब देखते हैं कि सॉइल बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि पता है हम लोग इस अर्थ पर रहते हैं और यहाँ अलग अलग तरह के वेदर पाए जाते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, ये भी कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सेकंड फैक्टर है एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर। जो नदियां बहती हैं, समुद्र बहते हैं, जो पानी का जो फ्लो होता है ना, वो भी हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पर कैसे, फॉर एग्जांपल ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई जमीन है, तो यहाँ से जो नदी से जो पानी आती है, पानी अपने साथ कंकर, पत्थर, बालू सब लेकर आती है। तो ये जो लेकर आते हैं तो यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। ये डिपोजिशन करते करते ही एक रूप ले लेता है सॉइल का। तो इस तरीके से रनिंग वाटर भी हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देन विंड एंड ग्लेशियर्स, जो हवा चलती हैं, वो भी हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ हवा चली, तो ये हवा अपने साथ साथ धूल कंकड़ भी उड़ा कर रह जाती है। यहाँ से हवा ये उठाया धूल और इसको जाकर यहाँ फेंक दिया, ठीक है, यहाँ डिपॉजिट करने लगा। तो जो विंड होते हैं ना, वो भी हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देन ग्लेशियर्स, सेम प्रोसेस होगा ग्लेशियर्स में भी। ग्लेशियर्स बहते हैं और साथ में अपने साथ बालू कंकर लेकर आते हैं और उसको डिपॉजिट करते हैं और हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देन एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स तो आप लोग सब जानते हो डिकम्पोजर्स क्या होता है, जो डिकम्पोज करता है किसी भी डेड बॉडीज को, डेड मटेरियल्स को। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट बॉडी है, कोई एनिमल है, वो मर गई, ठीक है, यहाँ पर मर गया। अब डिकम्पोजर्स क्या करता है, इसको डिकम्पोजर आता है, इसको खाता है, सड़ाता है, गलाता है और सड़ा गलाकर इसको सॉइल बना देती है। तो इस तरीके से एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ये बताया गया है कि सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो सबसे ऊपर में होता है टॉप सॉइल, देन होता है सब सॉइल, उसके बाद होता है सबस्ट्रेटम एंड सबसे नीचे होता है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया सॉइल कैसे बनते हैं, सॉइल कैसे रिसोर्स है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया। वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन अलग है, तो इंडिया पर फोकस करते हैं हम लोग। तो अगर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, तो क्लासिफाई किया गया इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज। पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, देन है रेड एंड येलो सॉइल, इसके बाद आपका लेटराइट सॉइल, इसके बाद है आपका एरिड सॉइल एंड लास्ट है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करें कि एलुवियल सॉइल क्या होता है, इंडिया के किस पार्ट में पाया जाता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्लैक सॉइल क्या होता है, इंडिया के किस हिस्से में
ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ अब हम लोग देखते हैं। तो आइए अब एक-एक करके देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स था। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल को। तो एलुवियल सॉइल का जो एरियाज़ है जहाँ पाया जाता है, मोस्टली एलुवियल सॉइल पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ऐसा सारे रीजन, पंजाब, तो यहाँ पाया जाता है एलुवियल सॉइल्स। इसके जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, जो हिमालय से जो रिवर्स आते हैं ना, यहाँ से रिवर आते हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर सॉइल लेकर आते हैं और डिपॉजिट करते हैं ये नॉर्दर्न इंडिया में, और फिर फॉर्मेशन होता है एलुवियल सॉइल का। ठीक है। फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, दे आर वेरी एलुवियल सॉइल्स आर फर्टाइल सॉइल्स, और एग्जांपल हैं जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं इधर, राइस एंड व्हीट। देन आपका है ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल पाया जाता है दक्कन रीजन में। देन वेस्ट एमपी, होल महाराष्ट्र, साउथ उड़ीसा एंड साउथ कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश में मान लो, ये जो कोस्टल पार्ट है ना आंध्र प्रदेश का, इधर ही पाया जाता है आपका ब्लैक सॉइल। देन साउथ उड़ीसा है, ये पूरा दक्कन वाला एरिया में है। और ब्लैक सॉइल को कॉटन या रेगुर सॉइल भी कहा था। कॉटन सॉइल इसलिए कहा था क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल है ना, वो काफ़ी हेल्प करता है कॉटन को ग्रो होने में, और कॉटन इसी सॉइल में ग्रो होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ब्लैक सॉइल जो होता है वो रिच होता है इन पोटास, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके बाद आपका है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल पाया जाता है आपका कर्नाटका में, केरला में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। ठीक है, मोस्टली आपका कहा है तो लेटराइट सॉइल पाया जा रहा है। ये जो इंडिया का ये जो सदर्न पार्ट है ना, ये वाला केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, देन हिली एरिया ऑफ उड़ीसा, इधर आप पाया था असम, तो यहाँ पाया था आपका लेटराइट सॉइल। और इसका जो मेन फीचर है जो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन का, वो होता है कि लेटराइट सॉइल वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ एरियाज, उस एरियाज में जहाँ टेम्परेचर हाई हो और हाई रेनफॉल होता हो। तो जाहिर सी बात है जो सदर्न पार्ट ऑफ है इंडिया, यहाँ तो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। इधर हिली एरिया ऑफ असम में भी वही कंडीशन है। और लेटराइट सॉइल जो होता है, इसका यूज़ होता है फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ईंट बनाने में। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है लेटराइट सॉइल। देन इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ऑलरेडी पता है कि कर्नाटका में कॉफ़ी काफ़ी होता है, देन आसाम में, और आसाम में ही लेटराइट सॉइल पाया जाता है, कर्नाटका में लेटराइट सॉइल पाया जाता है, बिकॉज लेटराइट सॉइल इज रिच इन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। इसके बाद आपका रेड एंड येलो सॉइल है। तो रेड एंड येलो सॉइल आपका पाया जाता है ईस्ट एंड साउथ पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है इंडिया का जो ये मिडिल वाला एरिया है डेक्कन प्लेट्यू है, तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट, इधर पाया था आपका रेड एंड येलो सॉइल। इसके अलावा आपका उड़ीसा के कुछ पार्ट में, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में, और वेस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट में भी रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं। इसका जो मेन फीचर है वो इनफर्टाइल है, उतना इसमें फर्टिलिटी इसकी है नहीं। ठीक है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल पाया था आपका वेस्टर्न राजस्थान में। और इसका जो एरिड सॉइल का एक फीचर क्या है ना, जो एरिड सॉइल का जो लोअर पार्ट है उसमें कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं। ठीक है, तो कंकड़ पत्थर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो पानी ऑब्जर्व कर नहीं पाता है, एवोपरेशन रेट बहुत हाई रहता है, और इस वजह से जो एरिड सॉइल होता है ना वो हेल्पफुल होता है, एवोपरेट होकर इसका सॉल्ट भी बन जाता है, कभी नमक बन जाते हैं, क्योंकि एरिड सॉइल का लोअर पार्ट कंकड़ पत्थर होते हैं। कंकड़ पत्थर होने की वजह से पानी अंदर तक जाकर ऑब्जर्व हो नहीं पाता और एवोपरेशन रेट हाई होता है। इसका जो कलर होता है एरिड सॉइल का वो रेड तो ब्राउन कलर होता है, सैंडी स्ट्रक्चर, सलाइन इन नेचर। और आखिरी है आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस। तो ये पाया जाता है आपका हिली एरियाज में, हिली एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जगह फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल पाई जाती है। इसका जो फीचर है वो लोमी एंड सिलिटी होता है एंड फर्टाइल होता है इन लोअर वैली में। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। अब हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का, वो है आपका सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं आखिरी टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो पहले देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन इज नथिंग, इरोजन का मतलब ही होता है, इरोजन इन सिंपल मीन्स रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो हियर सॉइल इरोजन मीन्स इरोजन ऑफ सॉइल from one place to another, or we can say that
Removal of the soil particles from their original position to another position is called as soil erosion. यहाँ पर soil था, ये यहाँ से erode होते होते सपोज यहाँ पहुंच गई, तो ये होता है erosion, ठीक है। अब इरोजन भी जो होता है, इरोजन के होने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करता है, जो उसको एक्सेलरेट करती है, जो उसको सपोर्ट करती है इरोजन को। तो वो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकता है और मैन मेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। पहले देखते हैं नेचुरल फैक्टर्स। तो नेचुरल फैक्टर्स जो हैं सॉइल इरोजन के, वो हैं वाटर, विंड, आइस एंड ग्रेविटी। वाटर कैसे? सपोज ये नदी है और यहाँ पर कोई ज़मीन थी, ठीक है? तो यहाँ से पानी आया और पानी क्या किया, इस ज़मीन से सॉइल को काट-काट कर ले गए और यहाँ पर डिपॉज़िट कर दी। इस तरीके से वाटर भी सॉइल इरोजन कर रहा है। देन विंड, पानी, हवा, हवा क्या करती है? किसी ज़मीन से कंकड़ पत्थर उठा के कहीं और डिपॉज़िट कर देती है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ग्लेशियर्स भी सेम करता है। देन ग्रेविटी, सपोज ये कोई ढलान वाली जगह थी, यहाँ से सॉइल पार्टिकल ढल कर ग्रेविटी की वजह से यहाँ आ जाती है, तो ग्रेविटी भी अफेक्ट करता है सॉइल इरोजन को। ह्यूमन फैक्टर्स में आपका आया था डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये थे कुछ नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स जो कि सॉइल इरोजन की सबसे बड़ी वजह है। अब देखते हैं कि सॉइल इरोजन को आखिर बचाया कैसे जाए, इसको कंजर्व कैसे करें। इसके लिए कुछ सजेस्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो एक तो है आपका टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के थ्रू कुछ हद तक सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है, बट हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग हिलियरिज्म होती है ट्रेस के फॉर्म में। इससे क्या होता है ना, सपोज कि यहाँ से सॉइल इरोजन शुरू होता है, ठीक है? तो ये सॉइल यहाँ से यहाँ गिरेगी, इस ट्रेस पे यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी। तो ये जो सॉइल इरोजन कहीं बहकर कहीं गया नहीं, वो ट्रेस पे ही रह गई। तो इस तरीके से ट्रेस फार्मिंग एक बहुत ही अच्छी कंजर्वेटिव मेजर है टू कंजर्व सॉइल। तो इस तरीके से हमने अपना ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर में अगले वीडियो में, तो इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगले क्लास में।